सबसे पहले अगर आप अगला 3 महीना टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और ये 2024 के बच्चों के लिए नहीं है, ये 2025 या 26 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है। तो अगला 3 महीना आप सिंपली 3 सब्जेक्ट को दे सकते हैं। बचपन में गेम खेला होगा, हर किसी ने वीडियो गेम खेला है, मारियो खेला होगा या फिर कुछ और खेला होगा। हो सकता है कि पहली बार जब आप मारियो के गेम में आगे बढ़ रहे थे तो आपको तकलीफ हो रही थी, आप रुक रुक के खेल रहे थे। पहली बार में सबकी हालत खराब होती है, डर लगता है मर जाएंगे क्या होगा, इसीलिए हम स्लो जाते हैं। लेकिन जब बार बार आप उसी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, या कर रहे होते हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि आप जो ग्रेटर बॉस बैठा होता है उसको भी धर के रगड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। ये पहली चीज थी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब अगर आप सिलेबस के थरो नहीं है, सिलेबस अगर आपको पता ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरी। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मैं जिसको कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने भी वो गलती करी है। जैसे एनसीईआरटी उठा के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, वो ब्लंडर था मेरे लिए। I'll start with this. Like, what is what is the mindset, right? हम्म। If so, let's say you have attempted exam like three times, like 4 times, right? How many times? 3 times, इट वाज 2020, Now, so 2021, basically now you, 2022। yeah, now you have the hindsight हम्म। कि अगर आपको पहली बार देना होता, हम्म। like what are the changes, या फिर ऐसा क्या सिस्टम होना चाहिए, ऐसा क्या माइंडसेट होना चाहिए कि मेरी रिस्क जो है ना मिनिमाइज होती रहे, मेरे को ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट के चक्करों में फंसना ना पड़े। कैसे मैं अपनी प्रिपरेशन को रिस्क के लिए मिनिमाइज कर दूं, राइट? तो ऐसा क्या माइंडसेट होता है, इफ यू कैन स्पेंड लाइक फ्यू मिनट्स ऑन दैट, कि श्योर। पहले अटेम्प्ट में ही मैं बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अपना प्लान रख लूं, लाइक माइंडसेट वाइज। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही चीज बोल रहे हैं आप। देखिए, जो सबसे पहली गलतियां जो मैंने करी थी ना, वो ये थी कि सबसे पहली चीज तो ये थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैं देने बैठा था, तो टू बी वेरी फेयर मैंने ढंग से, वो कहते हैं ना कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ बैटलफील्ड, तो कम से कम अपने कपड़े जो हैं वो लोहे के बनवा लो, या फिर जो आपके ढाल हैं वो करवा लो। मुझे यही नहीं पता था कि यूपीएससी का ढाल क्या होता है। यूपीएससी की ढाल होती है उसकी सिलेबस। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे यूपीएससी का वो जो 7 पॉइंट होता है ना, प्रीलिम्स का सिलेबस, मुझे पहले अटेम्प्ट शुरू करने के 2 से 3 महीने तक नहीं पता था पूरा। मुझे ये लगता था कि पॉलिटी करके एक सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमी करके एक सब्जेक्ट होता है, इन्वायरमेंट करके एक सब्जेक्ट होता है, और मैं भूल जाता था वो भी चीजें। और बहुत बार मैं ढंग से लिख भी नहीं पाता था, मुझे लगता था कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट जो है वो दोनों तो सेम चीजें होती हैं, उनको अलग क्यों किया गया है। तो ये जो अनअवेयरनेस है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट दी प्रॉपर सिलेबस, ये सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट करती है। ये पहली चीज थी जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब अगर आप सिलेबस के थरो नहीं है, सिलेबस अगर आपको पता ही नहीं है, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज थी मेरी। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि मैं जिसको कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड बुक्स, मैंने भी वो गलती करी है। जैसे एनसीईआरटी उठा के मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, वो ब्लंडर था मेरे लिए, क्योंकि पॉलिटी, मतलब पॉलिटी आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़नी चाहिए होती है, अनलेस आपके पास 4 साल नहीं है तो। अगर आपके पास 4 साल है, आप उठा लीजिए पॉलिटी एनसीईआरटी की, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है, यू कैन डू वंडर्स। तो दूसरी गलती मैंने ये करी थी कि जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो देखिए हर वक्त के लिए, हर एक टाइम फेज के लिए ना एक स्टैंडर्ड बुक होती है। अगर आप आज से 15 साल पहले चले जाएंगे, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत माइट नॉट बी द बुक। उस समय मुझे पता है शायद टॉपर्स उस समय डीडी बासु या कुछ और फॉलो किया करते थे। तो हर एक टाइम फ्रेम के लिए ना, एक ड्यूरिंग ड्यूरेशन के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होती है। वो स्टैंडर्ड बुक्स ही मुझे नहीं पता थी। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स जो है, मैंने फिर अपनी दोस्त से बात करी, देन सी टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग कि ये स्टैंडर्ड बुक है, आपको ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं। तो ये चीज अगर हम क्लियर नहीं रखेंगे, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहला है सिलेबस, दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड बुक्स, और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं एस्पिरेंट्स के तौर पर, वो है कि तैयारी जिस दिन पहले दिन शुरू करते हैं, उसी दिन हम किसी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को उठा लेते हैं। या वो हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो हिंदी अगर किसी माध्यम से देने वाला अगर बच्चा है, तो वो किसी हिंदी न्यूज़पेपर को उठा लेता है। और ये भ्रामकता ना कोई दूर नहीं करता है। सब कहते हैं कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आई से कि न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कब? आपकी तैयारी के शुरुआत के 4 महीने न्यूज़पेपर इज सुसाइडल। आपको न्यूज़पेपर छूना भी नहीं चाहिए शुरू के 4 महीने, क्योंकि आपको पहले 4 महीने आपको उन स्टैंडर्ड बुक्स के बेसिक्स को खत्म करना होता है, जिनसे पूरा का पूरा आपका करंट अफेयर्स बना है। अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर आप खोल देंगे, तो मैं गारंटी हूं कि दो चीजें सबसे ज्यादा दिखेंगी, एक इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी, और तीसरे में इफ देयर इज सर्टेन कंजर्वेशन एफर्ट्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। तो आपको इससे ज्यादा कोई चीज नहीं दिखने वाली है।
तो अगर ये तीन स्टैटिक बुक्स अगर हमने नहीं खत्म करी है, हमें इकोनॉमी का इन्फ्लेशन पता ही नहीं है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पता ही नहीं है कि क्या होता है, डब्ल्यूटीओ का मैंडेट क्या है हमें ये पता ही नहीं है, फाइटोसैनिटरी क्लॉज क्या होता है वो पता ही नहीं है, पीस क्लॉज क्या है हमारे डब्ल्यूटीओ में जो कि इंडिया हमेशा यूज करता है राइस की एमएसपी के लिए या प्रोक्योरमेंट के नाम पर, अगर हमें ये पता ही नहीं है तो अगर आप न्यूज़पेपर उठा रहे हैं सुइसाइडल, तो ये तीन गलतियां मेरे हिसाब से एस्पिरेंट्स को कभी नहीं करनी चाहिए। और ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत क्लियर होने चाहिए, और तीसरा करंट अफेयर्स कभी नहीं उठाना चाहिए तुरंत, एटलीस्ट 3 to 4 months के बाद। got it, cool. So I mean, I will put, like, for everyone here, I will put at least syllabus का link. I know you guys know, but I'll put the syllabus. You'll receive the syllabus link right here uh, in your chat. But my second question is, let's divide the whole 1.5 year of preparation in phases, right? तो ये बच्चे अभी probably पहली बार दे रहे हैं अटेम्प्ट, राइट? इनका बेसिक एनसीईआरटी से ही बनना शुरू होगा, इफ आई एम करेक्ट, ठीक है? अज्यूम करते हैं कि इनको स्टैंडर्ड बुक्स पता है, लाइक पता चल जाता है अब तो, मतलब विथ यूट्यूब एंड एवरीथिंग, राइट? सो वी नो, हमको पता है कि मतलब एनसीईआरटी यहाँ से शुरू करनी है। क्या अप्रोच क्या होनी चाहिए? लाइक जस्ट स्टिक टू, लेट्स से फर्स्ट 60 डेज या 90 डेज, पहले 3 महीने ऑफ प्रिपरेशन। अगर मेरा एम ये है कि मैं अपनी रिस्क मिनिमाइज कर रहा हूँ, मैं बार बार ये अटेम्प्ट के चक्करों में ना पड़ूँ। आई मीन ऑफकोर्स देर इज नो गारंटी कि पहली बार हो जाएगा, बट एटलीस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा ही सकते हैं पहली बार में बिल्कुल। सिलेक्ट, है ना? तो ऐसा क्या करना चाहिए मेरे को कि मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट ही बहुत ही सॉलिड हो जाए पहले 3 महीने? मतलब मैं क्या करूँ, एनसीईआरटी को कैसे पढूं, पीवाईक्यू देखूं, नोट्स बनाऊं कि नहीं? क्या करना चाहिए मुझे पहले 3 महीने? मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं करना चाहिए, दोनों को मैं साइड बाय साइड ले लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप अगला 3 महीना टारगेट लेकर के चल रहे हैं, और ये 2024 के बच्चों के लिए नहीं है, ये 2025 या 26 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके लिए है, तो अगला 3 महीना आप सिंपली 3 सब्जेक्ट को दे सकते हैं। आइडियली पॉलिटी को खत्म करने में आई थिंक अगर आप रोज भी पढ़ रहे हो, तो आई थिंक 21 डेज लगता है, 22 डेज लगता है, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इतना लग जाता है। अगर कोई बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, तो मे बी शायद उसको 14 दिन लगे, 15 दिन लगे। मैं 1.5 मान के चल रहा हूँ कि आपको 21 दिन, 22 दिन लगेगा, आपके पास फिर भी 9 दिन है एक्स्ट्रा, एक महीना खत्म होने में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले या तो पॉलिटी उठा लेनी चाहिए, या तो इन्वायरमेंट उठा लेना चाहिए, या तो इकोनॉमी उठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये तीन इतने बेसिक और इतने स्टैटिक होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मेरे से अब चिढ़ भी सकते हैं, कहेंगे कि सर आप इकोनॉमी को स्टैटिक कैसे बोल सकते हो। यार मेरे लिए इकोनॉमी स्टैटिक इसलिए है क्योंकि जिस टाइम फ्रेम में इकोनॉमी में चेंज आता है ना, उतने टाइम फ्रेम में तुम्हारा यूपीएससी का जो तुम्हारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट है ना वो खत्म हो जाता है। तो मेरे लिए वो, मैं तो टाइम फ्रेम से ही बात करूंगा ना, तो मेरे लिए अगर टाइम फ्रेम है 5 साल, 4 साल, तो 4 साल में इकोनॉमी में इतनी चेंजेस नहीं आ जाएंगी, आपको इन्फ्लेशन का डेफिनेशन चेंज नहीं हो जाएगा। तो मैं यही सबसे पहले कहता हूं कि आप ना सबसे पहले एक काम करिए, चुपचाप कुछ नहीं करना है, पहले महीने में पॉलिटी खत्म कर देनी है, पूरी पढ़ के खत्म कर देनी है। पढ़ने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने उठाया और देवदास की तरह एबीसीडी 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 फिर रात में बैठ गए एबीसीडी, ये नहीं करना है। आपको पढ़ना है, थोड़ा थॉट देना है, ठीक है? आइडियली अगर आप रोज भी पढ़ रहे हैं तो मेरा मान के चलना है कि 20वें 21वें दिन में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूरे 50 साल का नहीं, आपको पिछले 10 साल का भी क्वेश्चन उठाना है। 10 साल में आप क्वेश्चन को टॉपिक वाइज देखेंगे, क्योंकि आपने 20 दिन पढ़ाई करी है, एवरीथिंग इज फ्रेश इन योर माइंड। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे चीजें रिकॉल होंगी कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये जो आया है, ये मैंने पूरे के पूरे पढ़ाई के दौरान में कहीं ना कहीं उस टॉपिक में देखी है कि नहीं देखी तो है। ये दोनों से होगा, लाइक प्रीलिम्स के भी या मेंस के भी, दोनों? दोनों का? मेंस का तो फिर भी आप 2 मिनट के लिए नकार सकते हो, क्योंकि पहली बार प्रीलिम्स का अगर लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो तो तुरंत जंप योर गन्स नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले यही कहूंगा कि अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं,
साइमल्टेनियसली आपकी तैयारी मेंस की हो रही है, उसके लिए आपको अनड्यू प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि पहले तो हम यही असेस करेंगे ना कि मेंस लिखेंगे तब जब मेरा प्री क्लियर होगा। तो ये भ्रम में नहीं रहना है कि अगर हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हमारा मेंस नहीं निकलेगा। मैं वो बालक हूं जिसने मैंने पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत का ही नोट्स बना करके लिख के रखा हुआ है। और मैंने यही रियलाइज करा है कि मैंने उन्हीं बुक्स उन्हीं उन्हीं नोट्स से पढ़ के मैंने मेंस भी क्लियर किया है। और कोई मेरे घटिया मार्क्स नहीं आए थे, 112 या 113 नंबर थे, विच इज अ रेस्पेक्टेबल स्कोर आई वुड से। इट्स नॉट वेरी ग्रेट बट इट्स नॉट बैड। एनीथिंग अबव 100 इन योर जीएस पेपर इज ग्रेट टू गो। तो आपको 20 से 21 दिन में आपको पॉलिटी खत्म करनी है। 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा पीवाईक्यू देखना है, और अगले 7 दिन में आपको फिर से उस पॉलिटी का एक रिवीजन देना है। इससे आपकी पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी 1 महीने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा, बट एटलीस्ट यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द पॉलिटी पेपर। और अब इतने मतलब वो कहते हैं ना कि कोई कोई व्यक्ति अगर 1 महीना देगा, तो मेरा मानना है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चीजें आपको याद नहीं है। क्योंकि बड़ा प्यारा श्लोक है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो अगर आप किसी चीज के साथ जंग कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो जंग आसान होगी ही होगी आपके लिए। और यही चीज आपको अगले महीने में इकोनॉमी के लिए करना है। लेकिन हो सकता है कि इकोनॉमी 1 महीने में खत्म नहीं हो, इकोनॉमी आपको 40 दिन लगेगा। आपको एग्जैक्टली वही काम करना है, 25 से 26 दिन, 30 दिन में इकोनॉमी खत्म करना है। 2 से 3 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, और नेक्स्ट 10 दिनों में 7 दिनों में आपको पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है रिवाइज करनी है। और साइमल्टेनियसली सिर्फ एक पेपर लेके चलना है, मैं 2 पेपर कह भी नहीं रहा हूं। क्योंकि आपके पेपर 2025 होने में आपके पास अभी कम से कम नहीं भी तो 15 महीने हैं। और आप आराम से बिल्कुल तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। वो तो इसलिए मतलब मैं बता पा रहा हूँ। तो वो नहीं करना है कि 3 सब्जेक्ट एक दिन में, या नहीं दो नहीं, वो तो एक वो तो सब्जेक्ट। वो आप तब करिए जब आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है, 4-5 बार रिवाइज कर लिया है। अब जैसे अगर कोई मेरे से बोले कि आप अगर पूरी पॉलिटी रिवाइज करना चाहते हो तो कितने दिन में करोगे, मैं 3.5-3 दिन में निपटा के खत्म कर दूंगा। क्योंकि आधी चीजें मेरी मेमोरी में है, मुझे हर चीज देख के याद नहीं करना, मुझे लक्ष्मीकांत की किताब उठा के नहीं पढ़ना है। मेरे अपने नोट्स हैं जो कि 100 पेज में पूरा खत्म है। और चूंकि लिखे मैंने हैं, तो मैं उन चीजों को बहुत ही फास्ट रिकॉल कर सकता हूँ, एक्सरसाइज कर सकता हूँ अपनी चीजों को। तो मैं 3-3.5 दिन में खत्म कर दूंगा। 4 दिन मैक्सिमम। हो सकता है पढ़ाई छूट गई है तो 4 दिन। लेकिन मेरा मानना है कि 3 से 4 दिन इज मोर देन इनफ। यही चीज सारे बच्चे भी कर पाएंगे, लेकिन तरीका वही है कि आपको पहले तो उसके साथ जंग लड़ना पड़ेगा। एक बार लड़ लीजिए। और ये तो चलिए पढ़ाई की चीज है, यहाँ पे बैठा हर इंसान बचपन में गेम खेला होगा। हर किसी ने वीडियो गेम खेला है, मारियो खेला होगा या फिर कुछ और खेला होगा। हो सकता है कि पहली बार जब आप मारियो के गेम में आगे बढ़ रहे थे तो आपको तकलीफ हो रही थी, आप रुक रुक के खेल रहे थे। कॉन्ट्रा खेलते हैं बच्चे, बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कुछ ने PS4 पे खेला होगा, PS3 PS2 खेला होगा, मैक्स पीन खेला होगा, प्रिंस ऑफ पर्सिया गेम खेला होगा। पहली बार में सबकी हालत खराब होती है, डर लगता है मर जाएंगे क्या होगा, इसीलिए हम स्लो जाते हैं। लेकिन जब बार बार आप उसी चीज को पढ़ रहे होते हैं ना, या कर रहे होते हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि आप जो ग्रेटर बॉस बैठा होता है उसको भी धर के रगड़ देते हैं। हम्म। सेम चीज पढ़ाई के साथ होती है। अगर आप बार बार पढ़ेंगे ना, तो 30 दिन की पढ़ाई फिर इस समय जब आप नोट्स बना लेंगे, वो 3 से 3.5 दिन की हो जाएगी। और यही आपको करना भी होता है। तो 3 महीने में आपको यही करना है कि मैंने सिलेबस बता दिया। पहली 3 चीजें आपको यही करनी है कि इकोनॉमी उठाना है, पॉलिटी उठाना है, इन्वायरमेंट उठाना है, पढ़ के खत्म कर देना है। नो न्यूज़पेपर। क्योंकि ये पढ़ लेंगे तभी आप करंट अफेयर्स पढ़ पाएंगे। तो करना क्या है मैंने बता दिया, 3 सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट। तरीका मैंने बता दिया, पहले पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा, उसके बाद फिर से रिवीजन होगा। ये तो करना क्या था। अब क्या नहीं करना है वो बता देता हूँ। गलती से भी सबसे पहले हिस्ट्री नहीं उठाना है, अनलेस यू आर अ हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट। क्यों, ऐसा अगर ऐसा आपका क्यों? अगर आप हिस्ट्री उठा भी लेंगे, आप बड़ी शिद्दत से पढ़ेंगे क्योंकि आपने तैयारी अभी शुरू करी है। आपकी अंदर से एनर्जी पूरी जंग के लिए, एक तैयार हुआ बच्चा जो होता है ना, या फिर प्रेम में पड़ा पहला बालक जो होता है ना, वो अपने आप को कन्हैया से कम नहीं समझता। तो अपनी पूरी एफर्ट देता है। अरे हम तो कान्हा से कम थोड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो उस समय तो कान्हा बन जाता है, में उसकी हालत खराब होने लगती है। ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। कन्हैया बिल्कुल नहीं बनना है। शांति से जाइए, राम बनिए, विनय करिए, पहले प्रार्थना कीजिए कि हाँ मैं पढ़ने बैठा हूं, मैं पढ़ूंगा प्यार से। तो यही करना है और कुछ नहीं। और नहीं करने का तरीका यही था कि हिस्ट्री नहीं इसलिए करना है क्योंकि आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया है। महीना दे भी दीजिएगा, 2 महीना दे दीजिएगा। क्योंकि आप अगर मॉडर्न इंडिया भी उठा लेंगे ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 1 महीने से कम टाइम नहीं लगेगा। और हो सकता है कि 1 महीने के बाद भी आपको कुछ भी याद ना हो।
तो वो नहीं करना है, पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपको लगना चाहिए कि आपने तैयारी शुरू करी है तो आपने कुछ अचीव करा है। और ये तो सिंपल सी बात है ना कि आप छोटी छोटी गोल्स को जब अचीव करते जाते हैं ना, तो चीजें आसान हो जाती हैं। हम्म। बस ठीक है। यही करना है। तो पहले प्रोबब्ली 60 डेज में पॉलिटी, इन्वायरमेंट और 90 इकोनॉमिक्स। डेज में, 90 90, डेज में, सॉरी 90। 90 डेज में। इनको मेरे को एनसीईआरटी बेसिक बुक से मेरा फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। उसके बाद मैं एनसीईआरटी है, स्टैंडर्ड बुक्स है, दोनों में, दोनों भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉलिटी तो। के लिए अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी उठाना चाहते हैं तो चलेगा, यू कैन डायरेक्टली टेक अप एनी। जैसे अगर कोई क्लास कर रहा है तो क्लास में तो टीचर पढ़ाएंगे ही। यू कैन डायरेक्टली टेक अप एनी स्टैंडर्ड बुक, लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़िए। यू कैन डू द ठीक है। सेम थिंग। ठीक है। फिर मेरे को आना है हिस्ट्री पे अभी 90 दिन बाद की नहीं, लाइक अब क्या करूँगा नहीं, मैं? 90 दिन के बाद भी हिस्ट्री के दूसरे टॉपिक पे आना है। मॉडर्न इंडिया तो बिल्कुल नहीं उठाना है। आप एंशियंट उठाएंगे, उसके नोट्स बना लेंगे। ठीक है। और मॉडर्न इंडिया तो हमेशा बिल्कुल, जब आपका प्रीलिम्स 7-8 महीने रह जाएगा ना, जैसे अभी आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अभी आपके पास फरवरी है, अभी फरवरी से ले मार्च है, मार्च से लेकर के सितंबर, सितंबर तक में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मेरे पास टोटल 7 महीने हैं। 7 महीने में कम से कम पॉलिटी 2 से 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए, इकोनॉमी 2 से 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए, इन्वायरमेंट 2 से 3 बार रिवाइज हो जानी चाहिए, एंसेंट इंडिया एक बार पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए। तब जाकर के आप मॉडर्न इंडिया उठाएंगे, क्योंकि आपको पहले के सब्जेक्ट्स पे ना कॉन्फिडेंस बहुत ही अलेक्जेंडर के लेवल का चाहिए होता है। अगर ठीक है। आप सम्राट अशोक के लेवल का, अगर आप कॉन्फिडेंस लेके नहीं चल रहे हैं कि अगर मैं कलिंग वॉर लड़ने जा रहा हूं और अगर मैं उसको जीत के नहीं आऊंगा, ये अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, मॉडर्न इंडिया मत उठाइएगा। मॉडर्न इंडिया उठाने का तरीका यही है कि पहले बाकियों को खत्म कीजिए, फिर आप पूरा जान लगा दीजिए मॉडर्न इंडिया में, जितना पढ़ना है पढ़िए, और बाकी चीजों को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। आप पूरा जीवन दे देंगे पढ़ने में, फिर भी गारंटी नहीं है कि आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये जो ट्रांजिशन होएगा, जब मेरा एक बेस बन जाएगा शुरू के 5-6 महीने में, बहुत सॉलिड बेस बन गया है मेरा। जी जी। तो वो ट्रांजिशन मतलब इवन इन योर प्रिपरेशन, वो फेज क्या होता है जब मिडिल टाइप की प्रिपरेशन आ जाती है, या थोड़ी एडवांस हो बोरियत, गई? हाँ। बोरियत होने लगती है। हाँ, एडवांस प्रिपरेशन आ गई है, अब मैं मॉक्स दे रहा हूँ, मैं हम्म। अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे उलझ रहा हूँ। ये प्रिपरेशन का फेज, इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट लाइक हाउ टू हैंडल बिल्कुल इट। बता सकता हूँ। शुरू के 5-6 महीने, मैंने कहा ना कि मैं प्रेम को लेकर के हमेशा ही चीजों को कोरिलेट करता हूँ। तो पहले 5-6 महीने लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो लवी डवी फेज होता है, इट्स काइंड ऑफ अ हनीमून फेज। मजा आता है। 5-6 महीने के बाद क्या होता है ना कि चीजों को सस्टेन करना मुश्किल होने लगता है, क्योंकि आप एक दूसरे से बोर होने लगते हो। पढ़ाई भी कुछ ऐसी ही चीज होती है। पढ़ाई से अगर आप प्रेम करेंगे 5-6 महीना बहुत मजा आएगा, छठे सातवें महीने में बोरियत होने लगती है। लेकिन यही वो वक्त है जब कहा जाता है ना कि हमें अपना जो प्रेम हम जिससे भी कर रहे हैं, बुक से कर रहे हैं या किसी किसी भी पर्सन से कर रहे हैं, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है। और जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं हमें लगाते रहना है। हमें बोरियत से भागना नहीं है। अगर बोर हो रहे हो, गिव सम टाइम, थोड़ा वक्त दीजिए, देना पड़ता है। बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, हम बैठे रहेंगे। एक दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देंगे, 2 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देंगे, लेकिन तीसरे दिन हमें फिर से किताब उठा के पढ़ना होता है। तो बोरियत होगी, लेकिन उससे भागना नहीं है। बोरियत होगी, हम दोस्तों से बात करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे, कुछ नई चीजें पढ़ लेंगे। हमें अगर एट अ टाइम, अगर हमें सिलेबस की किताब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, यू कैन गो ऑन रीडिंग अबाउट फिक्शन। फिक्शंस का बहुत हेल्प मिलता है। लोग कहेंगे क्यों फिक्शन पढ़ना? आप अगर फिक्शन पढ़ोगे, आप ऐसे के क्वेश्चन से एड्रेस कर पाओगे। एथिक्स के बहुत सारे डिलेमास आपके फिक्शन पढ़ के सॉल्व होते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो मैंने अपना ट्रांजिशन यही किया था। और दूसरा ट्रांजिशन मेरे लाइफ में ये था कि शुरू शुरू में तो पढ़ते वक्त टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वंस यू हैव मेड योर नोट्स एंड ऑल एवरीथिंग ना, तो थोड़ा टाइम बचने लगता है। उस समय क्या होता है कि आप पढ़ने की भी इच्छा नहीं करते हो, और फ्रस्ट्रेशन अलग हो रहा होता है। उस समय बचाने का सिंपल तरीका है कि डू सम एक्सरसाइज। कार्डियो कर लिया कीजिए, दौड़ा करिए। मुझे भजन बहुत पसंद था, किसी को पॉप पसंद होगा, किसी को डांस पसंद होगा। आपकी जिस चीज में भी इंटरेस्ट है ना, वो कर लीजिए। तो आपका मन जो है वापस फिर पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगा। ये ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन में चूंकि आपने पूरा का पूरा पेपर खत्म कर लिया है, बेसिक्स खत्म है, स्टैटिक खत्म है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो इम्पैक्ट है ना, बहुत हाई हो जाता है। और इस दौरान आपको एक टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशस होके कर लेना चाहिए, वो है मैप्स। शुरू के 5-6 महीने में आपने बेसिक्स खत्म कर लिया। अब आपके पास अगला 9-10 महीना है, 8 महीना है, 9 महीना है। दिस इज द हाई टाइम फॉर मैप्स। मैप को लिख लिख के सॉल्व कर लेंगे।
और एक मैप अगर आप चिपका नहीं भी रहे हैं, मत चिपकाइए, चिपकाने से मैप का कोई फायदा नहीं होता है। आप लिख लिख के जितना सॉल्व करिएगा, आप खुद से मैप ड्रॉ करना सॉल्व कर दीजिए। जैसे मेरी आदत थी, मैं पूरा वर्ल्ड मैप खुद से ड्रॉ करता था, अफ्रीकन मैप बना करके। मैं आंख बंद करके भी मैप ऐसे ड्रॉ करता था। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं अफ्रीकन मैप ऐसे ड्रॉ करता था। इधर से ये हॉर्न हो गया, ये ऊपर गया, यहाँ पे हमारा ये ऐसे करके एक ट्रायंगुलर आता है, और मैं आंख बंद करके विजुअलाइज करता था कि बीच में ये सहारा वाला पार्ट हो गया, ऊपर में ये है मगरेब आया, इधर जिम्बाब्वे है, नीचे में साउथ अफ्रीका, उसकी दो राजधानियां हुआ करती हैं, ऊपर नीचे प्रिटोरिया, जो सब चीजें एक साथ दिमाग में रिकॉल होने लगती थी। ये चीजें तभी होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं कहूंगा कि जब आपने 6-7 महीने स्टैटिक पढ़ लिया है, मेजर मेजर टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, हिस्ट्री को छोड़ करके, साइंस को छोड़ करके, तो 4-5 टॉपिक्स तो आपके खत्म हो जाएंगे, ज्योग्राफी एंड ऑल एवरीथिंग। तब आपको मैप पे फोकस करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है तरीका। ठीक है, ठीक है। यू वर लाइक क्विकली यू वर टेलिंग अबाउट कि जब आप मिडिल टाइप की फेज में आ जाते हो, जब आपका फाउंडेशन सही हो गया है, तो उस टाइम पे आपके नोट्स बन जाते हैं, राइट? एंड द होल पर्पस, लाइक व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स? एंड आपके नोट्स कैसे होते थे? लाइक इफ यू कैन टेल कि हाउ डू यू मेक नोट्स, लाइक हाउ डिड यू मतलब मेक, मतलब रिवीजन के टाइम पे, बिकॉज नोट्स के अराउंड बहुत कंफ्यूजन है, राइट? लाइक अब ये बच्चे हैं, देर प्रोबब्ली गिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? तो अब ऐसा ना हो कि वो लक्ष्मीकांत है, वो सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया। मतलब हाउ डू दे सेव टाइम कि वो गलतियां ना ही करें? तो नोट्स मैं बनाने का कोशिश अप्रोच, इफ यू करता कैन हूँ, टेल कि नहीं ऐसा नहीं, एग्जैक्ट सॉलिड अप्रोच कौन सा है? मैं कोशिश करता हूँ अपने नोट्स डायरेक्टली मेरे पास एक्सेसिबल है, क्योंकि मेरा आईपैड पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ठीक नहीं है, चलता है इस पे, बस एक वही दिक्कत है इसके साथ। ठीक तो है। मैं अभी डायरेक्टली मैं एक नोट्स दिखाई ही देता हूँ, ठीक है। मैं हम्म। हमेशा पहले दिखाता था क्या, मैं मोस्टली पॉलिटी दिखाता था, पर आज मैं कुछ और निकालता हूँ। मैं आज आर्ट एंड कल्चर निकालता हूँ। लोग कहेंगे कि लगता है कि सर का ना मैप, सिर्फ पॉलिटी ही। और मैप का भी बता सकते हो तो, लाइक कैसे बनाते मैं हो मैप? मैप भी दिखा देता हूँ, मैप मैप भी भी दिखा दिखा दो। देता हूँ। अरे आई रिमेम्बर योर रूम यूज्ड टू हैव ऑल द मैप्स, लाइक सारी दीवारें एंड ऑल, लाइक। हाँ हाँ, वो मैं तभी तो बता रहा हूँ कि वो बकवास काम किया था मैंने, जब मैंने वो मैप चिपकाया था। जब तक आप हाथ से खुद से लिख के नहीं चिपकाओगे ना, इट्स ऑफ नो यूज। आई थिंक मेरा आईपैड दिख रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या वी ठीक कैन है, सी। इफ इट इज क्लियर। अब देखिए, मैंने सबसे पहले अफ्रीकन मैप यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा तरीका था। सही है। मैंने पूरी की पूरी चीजें, ये पॉलिटिकल मैप है, मैंने लिखा है और बार बार लिखा है। दिस इज माय फाइनल मैप। मैंने पूरी की पूरी रिफ्ट वैली को एक पेज दिया है, और यहाँ पे और हम्म। कुछ भी नहीं है। मैंने हम्म। पूरे के पूरे रिफ्ट वैली को एक मैप दिया है। उसके बाद मैंने लेक्स के लिए एक पूरा का पूरा मैंने बनाया है, और एग्जैक्टली मैंने उन चीजों को डिस्कस कर करके लिखा है। अलग से एक्स्ट्रा लिखता था। इसके बाद मैंने एक मैप बना करके, अगर कुछ निमोनिक्स है, मैंने निमोनिक्स तक लिख दिए हैं। अगर ऑर्डर है, ऑर्डर तक लिख दिया है मैंने। और ये चीजें मैंने सबके लिए की हैं। देखिए, मैंने बोला था ना कि होगार दिखता था, टिबेस्टी दिखता था, इधर एटलस माउंटेन था, इधर देखिए यहाँ पे ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन है। ये पूरी की पूरी चीजें मुझे इसलिए याद थी क्योंकि मैंने ये काम एक बार नहीं किया है, मैंने कम से कम 10 बार किया होगा। सो ये मतलब तरीका था। दिस लुक्स लाइक वेरी शार्प एंड वेरी थॉटफुल वे, एंड लाइक, तो इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है? लाइक कैसे पांच या दो तीन प्रिंसिपल्स आपके नोट मेकिंग के क्या थे? तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ हम्म, भी लिखा है आईपैड पे, ये ऐसा हम्म। क्यों लिखा है? लाइक हाउ डिड यू अराइव कि यही जरूरी है, यही लिखना चाहिए? उसके आपने लिए आपको बाकी पीवाई चीजों को क्यूज क्यों देखने ओमिट पड़ेंगे। कर दिया? लाइक बाकी चीजें आपने कैसे डिसाइड की कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या मुझे नहीं करना है? वो प्रिंसिपल्स क्या है? देखिए, नहीं नहीं, बिल्कुल आपने जो प्रिंसिपल्स की बात करी ना, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ही बेसिक सी चीज भी करेंगे ना, जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा, तो यूजुअली क्या पूछा गया है कि ये प्लेस कहाँ है। तो कम से कम आपको प्लेस और उसकी राजधानी तो पता होनी ही चाहिए। अगर मैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को खोलूं, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 55-56 कंट्रीज जो भी हैं, 55, 56, 57 जितने भी हैं, अगर उनके लोकेशन, उनके सटे हुए स्टेट्स, उनके उनकी बाउंड्री किन से लग रही है। ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि अभी कुछ समय पहले, अगर आपको याद होगा, 19 या 20 में साउथ ईस्ट एशियन के जो एशियान कहे जाते हैं, उनकी कंट्रीज के जो कैपिटल्स थे, उनका ऑर्डर पूछ दिया था कि ऊपर से नीचे क्या होता है। तो मेरा कहना है कि अगर कैपिटल के ऑर्डर पूछे जा सकते हैं, तो माउंटेन के भी तो पूछे जा सकते हैं ना, ऊपर से नीचे।
नदियों के भी तो पूछे जा सकते हैं ना ऊपर से नीचे। तो दिस वाज द प्रिंसिपल आई एम्प्लॉयड व्हाइल यूजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और बहुत ही बेसिक सी चीज होती है कि अगर आप पिछले 10-12 साल का मैप का क्वेश्चन देखिएगा तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं कि या तो क्वेश्चन ये आता है कि आपका मैप है कहाँ, आपका ये कंट्री किससे कनेक्टेड है, ये माउंटेन पर्टिकुलरली है कहाँ, या फिर मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है। रेड सी के आसपास में कौन सी कंट्रीज हैं, डेड सी से कनेक्टेड कौन सी कंट्रीज हैं। तो मेरा कहना है कि अगर डेड सी पूछा जा सकता है तो कल साउथ चाइना सी क्यों नहीं पूछेगा, कि साउथ चाइना सी में कितने आइलैंड है, वो क्यों पूछेगा। मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि साउथ चाइना सी में सर्टेन आइलैंड्स हैं जिसपे क्लेम किए जाते हैं। वियतनाम कहता है मेरा है, चाइना कहता है मेरा है, चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स तक क्रिएट कर रहा है बालू डाल डाल के और मिट्टी डाल के। तो मेरा यही कहना है कि अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ये चीजें हमें अटेंटिव रहनी पड़ेंगी कि अगर ये चीजें मैं सोच पा रहा हूं तो जो वहां क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो मेरे से बहुत हाई आईक्यू रखते हैं, वो क्यों नहीं सोचेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल था और कुछ नहीं। गॉट इट। वर यू आई थिंक कीपिंग कि हाँ, ये चीजें मतलब आपको अपने करंट अफेयर्स से अटेंटिव होना पड़ेगा। करेक्ट और जो करेक्ट आप पढ़ रहे हैं अपने प्री में, अपने स्टैटिक पोर्शन में और पीवाईक्यूज के साथ, उन तीनों को एक साथ समग्र करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मतलब पेपर करेक्ट क्लियर ही करेंगे। लेकिन करेक्ट। हाँ, इस बात की गारंटी यही है कि आप दूसरों से बेटर प्लेस्ड होंगे। अगर कट ऑफ 80-85 जा रहा है उसका कारण यही है कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो कि 100 क्रॉस कर रहे हैं। करेक्ट। मेरे और को एक और क्वेश्चन एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछा। सो जब आपने ये नोट्स बना लिए थे, जी जी। तो आई थिंक आप बस इसको अपग्रेड ही कर रहे होगे, अदरवाइज आपका मेन सोर्स नोट्स रिवीजन नोट्स से ही हो रहा था, या अभी भी आप स्टैंडर्ड बुक्स या कहीं जा रिवीजन रहे रिवीजन नोट से हो रहा था। मैं स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ही रेयरली खोलता था। और मैंने बोला ना कि मैंने तो अपने नोट्स इस लेवल तक बनाए थे कि जो चीजें लक्ष्मीकांत में नहीं भी दी गई थी मैं उनको भी रेट्रोस्पेक्टिवली सर्च करके लिख लेता था। तो अगली बार जो भी अपग्रेड होगा वो नोट्स में ही होगा? नोट्स में ही होगा, नोट ठीक से है बिल्कुल नहीं। ठीक है ठीक है। मेरे को एक और चीज़ पूछनी है फिर इसी से रिलेटेड, कि बोलिए मैं ना। राजेंद्र नगर की रोड पे चल रहा हूँ, या हाँ। मैं ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरा मूड खराब हम्म हो गया बिकॉज यहाँ पे ये बुकलेट है, वहाँ पे वो बुकलेट है, मेरी लाइब्रेरी में मेरा दोस्त नया कुछ ले आया है, मेरे को किसी टॉपर ने बोल दिया उससे पढ़ो, और मैं पहली बार दे रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लाइक मैं डर में रह रहा हूँ फिर कि कुछ हम्म। छूट ना जाए। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ ही होगा यार, सबके साथ होता है। तो मेरे को होता बस है। ये मैं जानना है, मैंने मेरे ये को ये जानना है एग्जैक्टली कि मैं कैसे वो कॉन्फिडेंस ले आऊँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ ना वो इनफ है। वो कैसे आता है, लाइक हाउ डू आई कन्विंस माई सेल्फ? exactly, देखिए बहुत ही सिंपल सी तरीका है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो मैं खुद नहीं समझ रहा हूं वो दूसरे को समझा रहा हूं। अगर जो मैं खुद नहीं समझा हूं अगर मैं दूसरे को समझा रहा हूं तो क्या मतलब है। तो सिंपल सा तरीका होता है ना कि एक आपने जो कहा ना कि डर में जी रहे होते हैं, उसके लिए एक बड़ा ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि पेट्रिशियन वर्ड है उसके लिए, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत पढ़ ली। अब कोई एक बड़े से इन्फ्लुएंसर आएंगे यूट्यूब पे, कह देंगे एनसीईआरटी पढ़ो, तुमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा तुमसे कुछ नहीं होगा। अब बच्चे डर में आ जाते हैं। अरे वो जो इन्फ्लुएंसर बकवास कर रहा है ना, उसने खुद कभी पेपर क्लियर नहीं किया है, वो क्या बताएगा तुम्हें। तो मेरा यही कहना है कि जो जानता नहीं है, जिसने जंग नहीं लड़ी है, जीत हार बाद की चीज है। जो जीता है वो भी रास्ता बता सकता है, जो हारा है वो भी रास्ता बता सकता है। लेकिन जिसने जंग ढंग से लड़ी ही नहीं है, बस नाम के लिए चले गए थे कि हाँ घर घर पे मम्मी पापा ने बोल दिया है कि बेटा हमारा तो डीएम बनेगा, हम चले आए घर से तैयारी करने, और यहाँ आकर के हम बकवास कर रहे हैं क्यों, इस इन्फ्लुएंसर को सुनने ये किताब उठा करके ले आए। हमने भी ये गलती करी है। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, सारे बच्चे नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। आज मैं टॉपर बस इसलिए नहीं हूं कि भाई लक थी, पढ़ाई थी, मेहनत थी, हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम वेरी डिफरेंट। हाँ, कुछ चीजें मैंने डिफरेंटली करी, मैंने गलतियां करी, गलतियों को फॉलो नहीं करा। जैसे आपने कहा फियर ऑफ मिसिंग आउट, डर, ये डर, इस डर के कारण मैंने भी गलतियां करी हैं। जैसे आजकल के बच्चे दो दो मैगजीन पढ़ना शुरू कर देते हैं, मैंने भी 2-3 महीना कोशिश करी थी। मैंने भी दो रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के 150-150 130 पेज 130 पेज के जो एग्जैक्टली मंथली एग्जैक्टली। मैगजीन मैंने शुरू कर दिया। और मेरा टाइम बर्बाद होना शुरू हुआ, मैं फ्रस्ट्रेशन में आना शुरू हो गया। और लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूछा कि 130 पेज 130 पेज पढ़ने में बड़ा टाइम लग रहा है। पापा ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर दोनों चीजें सेम है तो दोनों पढ़ क्यों रहे हो। तो फिर लाइक व्हाट चेंज्ड विद इन यू, लाइक कैसे लाऊं मैं, फिर क्या हुआ जब आपने डिसाइड किया कि नहीं कुछ नहीं, पढ़ूंगा? मैंने छोड़ दिया।
मैंने अपने आप पे भरोसा रखा, मैंने कहा कि मैं अपनी जितनी शिद्दत से जितना टाइम दे करके पढ़ सकता हूं मैं पढ़ूंगा, जो होना होगा होके रहेगा, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई में कमी नहीं करूंगा। मैं मॉक्स लगाऊंगा, अगर मॉक्स में मेरे स्कोर अच्छे आ रहे हैं तो फिर मुझे किस बात की दिक्कत है। मैं फिर भी मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स नहीं दिया है, मेरा पूरा का पूरा फोकस पीवाईक्यूज पे रहता था। और स्टैटिक और बेसिक्स को मैं इतनी बार कर लिया था ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने पीवाईक्यूज नहीं दिया, सॉरी आपने मॉक्स ज्यादा नहीं दिया। हाँ मैंने मॉक्स ज्यादा नहीं दिए हैं, लेकिन मेरे पढ़ने का तरीका अलग होता था। मेरे कुछ बहुत ही सर्टेन फ्रेंड्स होते थे, मैं उनको अपने नोट्स भेज देता था। 10 पेज का नोट्स है, सपोज करिए कि सुप्रीम कोर्ट है, मैंने 3 पेज में खत्म किया हुआ है। पूरा का पूरा हाई कोर्ट मैंने 2 पेज में खत्म किया हुआ है। पूरा सबऑर्डिनेट कोर्ट 3 पेज में खत्म है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेप्रो, जो भी होता है सब मैंने बना के रखा हुआ है। 10-12 पेज में है, 10-12 पेज मैंने अपने दोस्त को पकड़ा दिया, क्योंकि पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने भेज दिया। मैंने बोला भाई, बहन, दोस्त, जो भी तू है, तू कुछ भी पूछ, आई आंसर। और ये मैं रोज करता था और ऑल्टरनेट डेज करता था। सपोज करिए मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं अभी, सपोज करिए कि मैं गांधी का 1905 5 7 में आगमन देख रहा हूँ कि 1905 में जनवरी 6 में वो वापस आ गए हैं। मैं अपनी दोस्त से कह रहा हूँ कि भाई इकोनॉमी का जो बजट वाला पार्ट है ना, मेरे से पूछ की कौन सी चीजें कहाँ होती हैं। इररेलेवेंट है, कोई कनेक्टेड टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मेरा दिमाग चीजों को कनेक्ट करता रहे, बार बार उसको वो फोर्स मिलता रहे कि तूने बजट खत्म किया है, बजट तुझे बार बार रिकॉल होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, 1991 का क्राइसिस क्या होता है, या फिर मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या होता है, प्रिंटिंग दी मनी करके हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, पैसे कम पड़ रहे हैं लोगों को तो जनता में सरकार पैसे क्यों नहीं बांट देती है, मोनेटाइजिंग द डेफिसिट क्यों नहीं करना चाहिए, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। मैंने कहा ना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है। मैं अभी जब बोल रहा हूं, मैंने बोला ना कि आप टर्म बोलोगे और वो चीजें रिकॉल होने लगेंगी। तो ये एफर्ट्स होते हैं, आपको बार बार पढ़ना होता है। इसके लिए आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं। आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, बहुत मन कर रहा है 9 घंटा डेडिकेटेड पढ़िए, और अपने फ्री टाइम में दोस्तों से बैठ के ये क्वेश्चन करिए, काम खत्म। Correct. Okay. So like because you were so I think your mocks were mostly oral, people हाँ, quizzing you. बहुत ओरल, बहुत Okay. ओरल, बहुत ओरल। Okay. अरे मैं But पापा तक को दे देता था, पापा कहते थे कि अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। हम बोले आपको कुछ नहीं करना है, और आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं पापा को हिंदी में लिख के दे देता था क्वेश्चन, क्योंकि वो पूरा पढ़ नहीं पाते थे। तो मैं उनको हिंदी में लिख के दे देता था कि इसका ये मतलब है, आप हिंदी में बोलिए, हम इंग्लिश में बता देंगे क्या है ऑप्शन। correct. But in general, like what is your thoughts around mocks? क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में भी, लाइक कि कब दूं मैं मॉक्स, कब मैं रेडी हो जाऊं तब दूं। और एक बार जब मॉक्स देने लगा तो मेरे स्कोर्स आएंगे, राइट? और मेरी एक्सपेक्टेशन से नीचे आ रहे हैं अगर, या फिर बिल्कुल कट हो रहे हैं, तो लाइक हाउ सीरियस शुड आई टेक दैट स्कोर, फीडबैक कहाँ से लूँ, लाइक ऑल दैट थिंग इफ यू कैन, इवन आंसर राइटिंग। बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो कि मॉक कब देना चाहिए। सी, मॉक तो आप तभी देंगे जब मैंने जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी बताई, स्टैटिक खत्म करेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करेंगे आप। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और स्टैटिक से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, तब तक आप मॉक नहीं देंगे। तो दूसरा तरीका है कि क्या हम मॉक दे ही नहीं कभी। यस, मॉक देना है। आपके पास सेक्शनल मॉक्स के ऑप्शंस होते हैं। आपने सपोज करिए कि पूरी की पूरी इकोनॉमी खत्म करी, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म करा, आप 2 से 3 सेक्शनल टेस्ट्स लगा लीजिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आप क्या करेंगे कि जब आप दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे, लेट्स से पॉलिटी मैंने उठाया, अब जब मैं पॉलिटी पढ़ के उसके सेक्शनल टेस्ट लगा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो इकोनॉमी मैंने पिछले महीने में दी है उसको छोड़ देना है। क्योंकि मैंने चीजें पढ़ी हुई हैं, मैं संडे को किसी दिन भी रैंडम मैं वो पुराना ही दिया हुआ मॉक टेस्ट फिर से उठाऊंगा, मैं फिर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं अपने जो भी मैंने पढ़ाई की है उनको रिकॉल कर लूंगा। इट्स ऑल अबाउट रिकॉल एंड रिवीजन एंड रिपीट, और कुछ नहीं है ये पेपर। तो आपको यही करना है। इससे क्या होगा कि आप 6 7 8 महीने तक में ना अपने सेक्शनल कट ऑफ से बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। और जब आप मॉक देंगे, तो मेरा मानना है कि 80 85 का जो स्कोर होता है ना, वो रिस्पेक्टेबल होता है। ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आपको ये असेस करना है कि अगर आपके नंबर कम आ गए, सपोज करिए कि मेरे पहले टेस्ट में नंबर ही 60 है, तो मैं असेस करूंगा कि मेरा जो नंबर कम हुआ है, क्या वो स्टैटिक पोर्शन के कारण कम हुआ है या करंट अफेयर्स के कारण मेरा नंबर डूब रहा है। अगर स्टैटिक के कारण तरफ कम नहीं हुआ है, इसका मतलब कि मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने जो सेक्शनल कट ऑफ दिए हैं, उसका इंपैक्ट मेरी पढ़ाई में है, तभी मैं 60 स्कोर कर पा रहा हूं।
और अगर गलतियां मेरे करंट अफेयर्स की वजह से हुई है, इट मींस कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए। ये तो पहला असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट, अगर मेरी गलतियां करंट में ही ना हो करके स्टैटिक में हो रही हैं, इसका मतलब कि मुझे और रिवीजन की आवश्यकता है। तो मैं चीजों को बार बार रिवाइज करूंगा, जो मैंने नोट्स पढ़ा है मैं उनको रिवाइज करूंगा। उस समय इस फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है कि मुझे फिर से लक्ष्मीकांत की किताब उठा लेनी चाहिए। यही होता है, आपने आई थिंक यही होता है, मेन प्रॉब्लम यही होता तो है कि ये नहीं करना है, ये हाँ नहीं यही करना होता है। है। अगर आपके क्योंकि स्टैटिक के कारण स्कोर कम हो रहे हैं, हाँ। मेरे को फिर ऐसा फील होने लगेगा कि यार मैंने जो पढ़ा है उसमें से तो हो ही नहीं रहे सॉल्व, तो मे बी नहीं मेरे नहीं को नहीं ऊपर नहीं से पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दिस इज वेयर द नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम। बिल्कुल नहीं करना है आपको। हाँ। लक्ष्मीकांत भी नहीं उठानी है, आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको वो नोट्स ही फिर से रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर फिर से सॉल्व करना है, फिर से आके वो मॉक देना है। एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल डू वंडर्स। बस यही तरीका है। तो मॉक्स के जो आंसर होते थे, मॉडल आंसर, आप उससे भी ऐड करते थे क्या नोट्स में, कुछ अपग्रेड करते थे? बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। मैं बहुत ज्यादा ऐड नहीं करता था। जैसे आजकल मैंने एक प्रचलन क्या देखा है कि आजकल भ्रामकताएं फैलाने के लिए, अब सपोज करिए कि एक क्वेश्चन है, लेट्स से, चावल कहाँ पाया जाता था इन चारों साइट्स में से एक में, कहाँ? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऑप्शन रहेगा लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और मोहनजोदारो। लेट्स से, माइट बी रॉन्ग, सपोज करो किसी बच्चे ने कहा राखीगढ़ी आंसर है, किसी ने कहा लोथल है, किसी ने कहा धोलावीरा है, किसी ने कहा मोहनजोदाड़ो है। इन चारों में से कोई एक से ज्यादा आंसर तो सही नहीं है, एक ही सही है। या तो राखीगढ़ी सही है, या तो लोथल सही है, या तो धोलावीरा, या तो ये। आपको सिर्फ हर जो चार ऑप्शन दिए हुए थे ना, उनके बारे में 2 से 3 लाइन पढ़नी थी कि धोलावीरा क्यों फेमस है। अभी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा धोलावीरा के बारे में, क्योंकि उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिल गया है। तो आप हो सकता है कि आधा पेज पढ़ लें उसके बारे में। लोथल इसलिए फेमस है क्योंकि डॉकयार्ड हुआ करता था, शिप बिल्डिंग थी, शिप था, ये था, ट्रेडिंग पोर्ट था, ये चीजें पढ़ सकते हैं। शिपिंग के इस वजह से हो सकता है कि शिपिंग होती थी, ट्रेडिंग होती थी, तो चावल के कुछ अंश मिल गए। राखीगढ़ी क्यों फेमस है? तो भाई देयर हैज बीन एन एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि मिला है। मैं क्यों रिकॉल कर पा रहा हूं? आपको लगता है कि मैंने हर टॉप इन सारे टॉपिक्स पे 2-2 पेज लिखे थे क्या? मैंने 4 से 5 पॉइंट्स बस याद किए थे। आजकल भ्रमकताएं क्या फैलाई जा रही हैं, या फिर मैं देखता हूं, जिससे मुझे थोड़ी पीड़ा भी होती है, इन हर ऑप्शंस पे 2-2 पेज लिख करके नोट्स बन रहे हैं। ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। और ये कंटेंट मॉक्स के मॉडल आंसर से ही आ रहे हैं मोस्टली। ये कंटेंट मॉक्स के मॉडल आंसर से आ रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मॉक टेस्ट जो होते थे ना, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी रैंडम XYZ फलाना ढिमकाना, किसी भी रैंडम मॉक को उठाइए, उसका अगर 20-22 पेज का अगर क्वेश्चन है ना, जानते हैं उसका सॉल्यूशन कितने पेज का जाता है? कम से कम 70 से 75 पेज, 100 पेज। एक एक पेज में एक सॉल्यूशन जाता है, 1.5-1.5 पेज, आधा आधा पेज। अरे भाई, हम मॉक दे रहे हैं यार, हमको पूरा का पूरा चैप्टर बुक मत पढ़वाओ। या तो ये और ये चीजें दिस इज जस्ट अवॉइड वन करनी मॉक। पड़ेंगी। या दिस इज जस्ट 1 मॉक। और बच्चों को कहा जाता है 100-100 मॉक दे दो। बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं मैंने 80 मॉक दिया। 80 मॉक देने का मतलब आप समझ रहे हैं? 80 मॉक का मतलब, अगर उसने हर मॉक को एनालाइज करा है, दिल से करा है, शिद्दत से करा है, 70 × 80, 560 पेज होता है यार। आप 2 से 3 बुक के बराबर बात कर रहे हो, और वो भी प्योर फैक्ट्स। हम मशीन नहीं है, हम इंसान है। और मैंने कहा ना कि मैं अनरियलिस्टिक चीजें मैं मानता ही नहीं हूं। मैं बहुत रियलिस्टिक इंसान हूं, और मैं जो रियलिस्टिक है मैं बस वही बात करता हूं। वॉज देयर अ डिफरेंस बिटवीन मेंस का प्रिपरेशन अलग होगा, प्रीलिम्स का अलग होगा, कैसे लाइक इवन नोट्स नहीं मेकिंग नहीं, में क्या, कैसे लाइक थिंकिंग क्या है? ये ब्लंडर है। अगर जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने मेन से स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं और प्रीलिम से स्पेसिफिक नोट्स बनाए हैं, बेवकूफी है। तो टॉपिकल मैंने थे या पेपर वाइज, मतलब नोट्स कैसे होते हैं, लाइक सब्जेक्ट टॉपिकल थे, वाइज, टॉपिकल टॉपिक थे वाइज? मेरे टॉपिकल थे। मैंने प्रीलिम्स के जो नोट्स बनाए, उनसे मेरे GS2 के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गए। अब सपोज करिए कि लोग कहेंगे कि सर पॉलिटी की लक्ष्मीकांत से पूरी GS2 खत्म नहीं होगी। मैं मानता हूँ पूरी खत्म नहीं होगी। लोग कहेंगे सर गवर्नेंस कहाँ से पढ़े? अरे गवर्नेंस के लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस की भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नेंस का सिंपल मतलब होता है, देर इज वन अथॉरिटी, देर इज वन बॉडी, देर माइट बी वन काउंसिल विच इज गवर्निंग अ सेट ऑफ सब्जेक्ट्स। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन क्या है? क्या वो एक गवर्निंग बॉडी नहीं है क्या? फाइनेंस कमीशन क्या है? एक गवर्निंग बॉडी नहीं है क्या? GST काउंसिल क्या है? एक गवर्निंग बॉडी नहीं है क्या? इसके लिए मुझे पूरा का पूरा एक अलग से किताब खरीद के पढ़ना है क्या? आप प्रीलिम्स के दौरान 4-4 पेज का नोट्स बनाते हो इन सारे के सारे गवर्निंग बॉडीज पे, और डिटेल में बनाते हो। आपको कॉम्पोजिशन पता होता है, आपको उनका चुनाव पता होता है, आपको उनका मैंडेट बना होता है। इतना छोड़िए, NCOBC क्या है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्निंग बॉडी।
गवर्नेंस के काम में आता है। वो कैसे? इट होल्ड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर अकाउंटेबल बाय पुटिंग द क्वेश्चंस टू पार्लियामेंट एंड दे सीक आंसर्स फ्रॉम देम। वो क्या है? गवर्नेंस का एक तरीका है। अब लोग कहेंगे कि मुझे एक अलग से एक्स्ट्रा करना है, बेवकूफी है फिर। इसी तरीके से मैं एक स्टैंड अलोन और टॉपिक बता देता हूं। आप एंशियंट हिस्ट्री पूरा पढ़ते हैं ना, आर एस शर्मा, स्टैंडर्ड बुक है वो। कुछ लोग हो सकता है नोट्स पढ़ रहे हो, कुछ लोग कहीं कोचिंग से पढ़ रहे हो। एक सिंपल सी बात बताइए, लोग मार्केट में क्या कहते हैं? सोसाइटी अलग से एक किताब पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़े भाई? क्यों पढ़े? अगर हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठाते हैं, क्या मुझे सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं पता है? औरतें किस तरीके का श्रृंगार करती थी? सोशल डिफरेंशिएशन था कि नहीं था? कोई राजा था कि नहीं था? पृष्ठ था कि नहीं था? सोशल क्लास खाना क्या खाता था? मछली खाता था कि नहीं खाता था? चावल होता था कि नहीं होता था? सोसाइटी और क्या होता है? सोसाइटी सिर्फ शादी करके नहीं होती है। आपको सोसाइटी को पूरे के पूरे होलिस्टिकली होलसम अप्रोच में देखना होता है। हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं दूसरा सिविलाइजेशन को उठाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही खत्म होती है, एक सिविलाइजेशन दो भाग में बढ़ता है। एक होता है अर्ली वैदिक काल, जिसको हम ऋग वैदिक काल कहते हैं। दूसरा होता है लेटर वैदिक काल। मुझे चीजें इसलिए याद है क्योंकि मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स करा है, मैंने अपने बेसिक्स को खत्म करा है। फिर किताब उठाई नहीं है मैंने मेन साइंस पेपर निकलने के बाद, इतना टाइम नहीं मिलता। पर फिर भी अगर मैं ये चीजें कनेक्ट कर पा रहा हूं, मैं अभी भी बता सकता हूँ इंद्र को पुरंदर क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स होता था। वरुण को हम देवता ऑफ लॉ एंड ऑर्डर क्यों कहते थे? क्योंकि समुद्र जो थी उस समय हेवक क्रिएट किया करती थी। तो अगर ये चीजें अगर हम नहीं, अगर अपने दिमाग को थोड़ा सा फोर्स करेंगे, अब अगर हमें सोसाइटी के बारे में पढ़ना है वैदिक काल का, तो हमें बहुत क्लियरली पता है कि वैदिक काल के समय में, और अगर हम चलिए हम और बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, अगर सोसाइटी का मतलब लोग कहते हैं कि सिर्फ शादियां ही होती हैं, पति पत्नी होते हैं, तो चलिए हम उस हिसाब से भी आंसर कर देते हैं। हम ऋग वैदिक काल के भी डिफरेंशिएशन बता देंगे और अर्ली वैदिक काल, लेटर वैदिक काल का भी बता देंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूं मैंने सोसाइटी के लिए कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने बस बेसिक्स पढ़ा है और उससे हो गया। क्या है? सिंपल तरीका है। पहले औरतों को गोधन एंड ऑल एवरीथिंग का जो ऑप्शन था वो मिलता था। उसके बाद हमको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा। औरतों को पहले बहुत सारे अधिकार थे, उनको सभा समिति में बैठने का अधिकार था। जब आप लेटर वैदिक काल में जाओगे आपको नहीं था अधिकार। लेविरेट का ऑप्शन पहले हुआ करता था, इसका मतलब कि विमेन की जो एम्पावरमेंट की स्थिति थी वो बहुत हाई थी। लेविरेट का सिंपल मतलब होता है कि अगर बड़े भाई की मृत्यु हो गई है, पत्नी अगर शादी करना चाहती है तो छोटे भाई से कर सकती है अपने पति के। दिस इज कॉल्ड लेविरेट। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, हिंदी में लेविरेट को शायद नियोग कहते हैं। आई माइट बी रॉन्ग, बहुत समय हो गया है पढ़े हुए। इफ देर इज समबडी टू करेक्ट मी, वो बता दे, और अगर मैं सही हूं तो प्लीज गूगल पे देख लेना आप लोग। अगर ये चीजें मुझे याद है, उसका कारण सिंपल यही है। और सोसाइटी क्या होती है? आपके गॉड के डिफरेंशिएशन होते हैं। पहले पार्ट में गॉड कौन थे? इंद्र थे, वरुण थे, अग्नि थे। अग्नि क्या था? जो आप हवन देते हो, अग्नि से निकलती हुई जो धुआएं होती हैं, दैट वाज अ कॉन्ड्यूट टू योर गॉड, कि आप जो दे रहे हो वो जा रहा है। थोड़ा सा लेटर वैदिक काल में क्या हुआ? आप कास्ट का डिफरेंशिएशन शुरू कर सकते हो। आप जन्म के अनुसार आप लोगों के कास्ट का डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हो। कर्म बेस्ड ना होकर के कास्ट वंशानुगत हो जाता है, बर्थ बेस्ड हो जाता है। लोगों के बीच में डिफरेंशिएशन बढ़ जाती है। शूद्रा क्लास करके एक नया क्लास आ जाता है, जबकि ऋग्वैदिक काल में ये क्लास नहीं था। कितना सही कितना गलत मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं वो बता रहा हूँ जो किताब में लिखा है। इसके लिए मुझे सोसाइटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने इसीलिए कहा कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स खत्म करे हैं ना, ये जो टॉपिकल टॉपिक्स होते हैं ना, कि सोसाइटी कहाँ से पढ़े, पढ़ लिया है भाई तुमने, करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, जैसे वल्नरेबल क्लास। वो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिविल्स डेली है, विजन आईएएस है, फोरम आईएएस है, अरे फलाना ढिमकाना, आजकल तो दुनिया भर के कोचिंग भरे पड़े हैं। आप किसी भी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के वो 10 पेजर उठाओ और पढ़ के खत्म करो, नोट्स बना लो, खत्म हो गया। आपको सिटीजन चार्टर मिल जाएगा, वल्नरेबल क्लास मिल जाएगा, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर मिल जाएंगे, सब खत्म हो गया। और इनमें बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं होती है, बहुत ही स्टैंडर्ड आंसर्स लिखने होते हैं। आपको एक प्रो देना होता है, एक कॉन देना होता है। अगर मेरा भारत के साथ अगर फलस्तीन का रिलेशन देखा जाएगा, मुझे प्रो कॉन्स दोनों देने पड़ेंगे कि इंडिया क्यों खुल के सपोर्ट नहीं करता, करता भी है तो क्यों करता है। इसराइल के साथ और फलस्तीन के साथ भारत का जो रिलेशन है, अगर उसको मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे प्रोस कॉन्स दोनों के देने पड़ेंगे। मुझे एक बैलेंस्ड अप्रोच देना पड़ेगा। वो कैसे होगा? करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहोगे, बात खत्म। Got जी। it. Like we have like last 15 minutes and then जी। मतलब in that we'll also अब start like 15 मिनट्स important. नहीं होगा, आई टेक थोड़ा जल्दी ऑफ, Yeah, मुझे yeah, yeah. We'll थोड़ा take सा like 10 निकलना minutes and होगा। like थोड़ा आई बहुत डेंट टेल personal. यू एक्चुअली टुडे इज माय बर्थडे आल्सो, तो आई Yeah, आई yeah. हैव बीन I रिसीविंग know, मेनी I know, कॉल्स, I know, तो I थोड़ा सा know. मेरे लिए परेशानी हो रही Yeah, है। yeah. I know, I बोलिए know. ना। We'll just want to like जब मैं इस जर्नी में जा रहा हूँ 15 महीने,
तो आई कांट हम्म जस्ट विदाउट टेकिंग एनी फीडबैक, टॉकिंग टू समवन। मुझे पता ही नहीं है कि हम्म मैं कोर्स करेक्शन कहाँ करूँ, ब्लाइंड स्पॉट क्या है मेरा। व्हाट वाज योर फीडबैक टेकिंग मैकेनिज्म या मेंटोरशिप, कि जहाँ पे यार करेक्शन हो जाए अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट या फिर इवन मॉक्स के बाद। तो वो एक्सपीरियंस और उसकी इंपॉर्टेंस अगर आप, लाइक हाउ विल यू टेकिंग। देखिए, दो दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो ये कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैं तो बहुत तेज हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे लोग हैं तो भाई ठीक है, वेल एंड गुड। मैं वैसा नहीं था। मुझे एक इंसान चाहिए था, मेरा मन नहीं लगता था कभी कभी पढ़ने में। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, मैं रवि को कॉल करके कहता था कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है, मतलब आप पढ़ाओ मत, आप बस बैठे रहो। रवि रवि मुझे वॉज योर एक प्रेशर मेंटर? फील। रवि रवि वॉज योर वॉज माई मेंटर? मेंटोर ड्यूरिंग। हाँ, मैं रवि को बस इतना कहता था कि मुझे आप पढ़ाओ मत, आप बस यहाँ चेहरा दिखाते रहो, मैं उस प्रेशर में पढ़ लूंगा। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या होता था कि मैं एक दो बार उसके साथ खुद ही बैठ के मॉक्स देता था। मैं उसको फोर्स करता था, रवि को, कि रवि आप बैठिए मेरे साथ मॉक दीजिए। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो पेपर बीच में छोड़ देते थे, कहते थे आदित्य रुकिए 10 मिनट में आते हैं। वो आते थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं आते थे, वो आए, फिर सॉल्व किया। बहुत बार ऐसा होता था कि उनके 70 75 80 आए, 85 आए, मैं 100 पहुंच गया। तो ये एक मेंटरशिप का फायदा होता है। फिर हम दोनों बैठ के कुछ कुछ चीजें डिस्कस करते थे कि ये चीजें कैसे हुई, ये चीजें कैसे हुई। कुछ गलतियां मैंने करी, कुछ गलतियां उन्होंने करी। उनको पेपर नहीं देना होता था, पर उनको तो अपडेट रहना पड़ेगा ना। तो चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं। डिस्कॉर्ड, एक डिस्कॉर्ड करके चैनल था, बहुत बार वहां पे हम बैठे होते थे। रेगुलर तो मैं नहीं बैठ पाता था क्योंकि बाद में आंखें दुखने लगती थी, और रवि हमेशा अवेलेबल नहीं होते थे। बहुत बार जैसे नहीं होता है कि भाई ही इज ऑल्सो एन इंडिविजुअल, उसके भी कुछ काम होते थे। तो मैं बहुत बार क्या होता था कि मैं टाइम ले लेता था उनसे कि हाँ ठीक है, इस टाइम में आप फ्री रहो, मैं अपना टाइम आपके हिसाब से कर लूंगा। कॉल करके तंग कर देता था, 2 3 बार फोन नहीं उठाया, मैं चौथी बार फोन करता था। ही यूज टू कम, ही सिट्स विथ मी। 2 घंटे बैठे रहे, 2.5 घंटे बैठे रहे। उसके बाद मैं कह देता था कि आप निकल लो, मैं अब बैठ गया हूं तो मैं बैठा रह जाऊंगा। तो मेंटरशिप सिर्फ इसलिए होता है ना कि आपको एक पथ प्रदर्शन चाहिए, एक एक आपके माथे पे वेट रहना चाहिए, जो आपको रास्ता दिखा सके, आपको मार्ग बता सके। क्योंकि ये पेपर ऐसा है ना कि अगर आप एक बार भटके ना, तो साल बर्बाद होता है, और ये सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और कुछ नहीं। तो मेंटोर आपको एक सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, मेंटरशिप क्यों जरूरी है, मैं आपको एक और रिकॉल कराता हूं। मैंने एथिक्स का पेपर दिया था, 48 नंबर आए थे मेरे। वो 48 भगवान ने क्यों दिए थे, शायद उनको मेरा रैंक देना था कि तुम्हें 48 रैंक आएंगे। लेकिन वो 48 नंबर ना मेरे दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा। 2 3 दिन तो मैंने यही कहा कि अरे यार छोड़ो, साला पेपर वेपर नहीं निकलेगा मेरे से। लेकिन जब पापा को मैंने बोला ना कि ऐसा हुआ है, पापा ने सिंपली एक बात बोली कि तुम गधे हो क्या। मैंने बोला नहीं। पढ़ाई की है ना, मैंने बोला हाँ। तो तरीका सीखो ना जा करके। और मैंने, मुझे अभी भी याद है कि उनका मैम का क्या तो नाम था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था जो पहले एथिक्स सुकन्या, देखती थी। सुकन्या। सुकन्या देखा करती थी। तो सुकन्या को मैंने मैसेज किया, मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे 1.5 घंटा चाहिए, मेरे बैठ के मेरे साथ एथिक्स डिस्कस कर लो। उन्होंने एथिक्स डिस्कस करा, एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने अगला टेस्ट फोरम को दिया था, मुझे अभी भी याद है, मैंने एथिक्स को फिर टेस्ट भी नहीं लिखा एथिक्स का, सिविल्स डेली का। मैंने सीधे फोरम का टेस्ट उठाया, वो भी जो मेन मेन पेपर होते हैं उनके, एमजीपी के, मेंस गाइडेड प्रोग्राम के। और मेरे 98 मार्क्स आए थे। और कोई झूठ की बात नहीं है, आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे अपना वो पेपर भी अपलोड कर दूंगा, मेंस वाला। इनफैक्ट मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स भी नहीं दिए मेंस के। 3 ही पेपर अपलोड हुए होंगे, वो फोरम आईएस पे अगर कोई मेरी कॉपी सर्च करेगा तो एथिक्स का मिल भी जाएगा शायद। तो बस ठीक यही है, था मेरा कहानी। गॉट इट। ठीक है, आई थिंक वी हैव 2 3 minutes, देन बिकॉज यू हैव टू गो, विल जस्ट टेक बच्चों का, अगर कोई फोक्स ओनली आस्क ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस नहीं किया आदित्य ने। हाँ he एग्जैक्टली, has प्लीज रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं आने yeah, चाहिए, he has अदरवाइज to आई leave, वॉन्ट he has रिप्लाई। his birthday, you can also write happy birthday, but please ask your question. Note making, I think he has already said. Revision, he has it told. Working professionals, I don't think he was working that time. नहीं, आई वॉज नॉट वर्किंग। Yeah, CSET. Adit, just if you can spend हाँ, 1 minute. सी सैट। What श्योर was श्योर। what used to be your score in CSET? सीसैट में मैं बहुत क्लियर था, मुझे 67 से ज्यादा चाहिए होता था। पर चूंकि मैंने कैट क्वालिफाई किया होता तो हर बार स्कोर मेरा 90 90 के करीब पहुंच जाता था। मैं बहुत क्लियर था कि मुझे 40 45 क्वेश्चन बनाना है और पेपर बंद कर देना है। पर ठीक हाँ, है, 2022 के पेपर के साथ मैं ऐसा नहीं कहूंगा, थोड़ा टफ था। थोड़ा टफ था, पर करेक्ट। वो कैट के लेवल का फिर भी नहीं था। जो लोग मार्केट में हुआ बना रखे हैं ना बड़े बड़े कोचिंग वालों ने, अरे गलती तुम्हारी है, तुम पढ़ा नहीं रहे हो, बच्चे फेल हो रहे हैं, तुम सीधे के सीधे कमीशन पे, आयोग पे तुम ब्लेम कर देते हो कि पेपर हार्ड बना दिया। अबे तुमसे पूछ के थोड़े बनाएंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्यों दिया, अरे तुमसे पूछ के बनाएंगे क्या? तुमसे पहले लेटर लिखना चाहिए था आयोग को।
कि सर हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछ लें क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता ना। आयोग इज अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल बॉडी। वो बहुत तरीके से क्वेश्चन सेट करती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, थोड़ा लेवल पहले से बढ़ गया है सी सेट का। तो आप ना कुछ, अगर आपको लगता है कि कैट के लेवल का हो गया है, तो ठीक है, कैट के लेवल का मैं बुक सजेस्ट कर देता हूँ, आप उसको पढ़ के खत्म कर दीजिए। और वो बुक बहुत प्यारी बुक है, मैं अभी सी सेट के लिए बता देता हूँ। सी सेट में स्पेशली जो आपका क्वांट पोर्शन है, उसके लिए एक बुक आती है, बिल द कैट, क्वांटम कैट आती है, क्वांटम कैट बाई सर्वेश वर्मा, अरिहंत पब्लिकेशन की। उससे प्यारी बुक ही नहीं लिखी गई है या कैट के लिए। वो तो काफी अच्छी बुक है। मुझे अभी भी याद है, मेरे कैट में शायद 96 परसेंटाइल आए थे, क्वांट में शायद 94 95 परसेंटाइल रहे होंगे, डीआईएलआर में शायद 99 थे, और इंग्लिश में शायद 89 रह गया था, जो कि मेरा फोटे हुआ करता था। एंड इफ आई स्क्रूड माई पेपर, ऑल कैट पेपर, ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश, और मुझे दोबारा टेस्ट देना नहीं था। आई टुक एडमिशन इन आईआईटी रुड़की एंड आई वेंट ऑन। तो मुझे पता था कि मुझे दोबारा फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आई विल बी एबल टू सेल। तो लेकिन हाँ, ठीक है। चूंकि अब बच्चों को बताना है, तो आई टेल कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल रोज पढ़ा करिए। एडिटोरियल रोज पढ़ेंगे, दो फायदा है, पहले तो जीएस क्लियर होगा, इकोनॉमी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आप रीड बिटवीन द लाइंस करना सीख जाओगे, तो आरसी सॉल्व होने लगेगा, पहला फायदा। दूसरा, आप बेल द कैट, जो क्वांटम कैट करके मैंने बुक बताई है, वो इसलिए पढ़िए क्योंकि नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, उससे प्यारी कोई बुक ही नहीं लिखी गई। ठीक है, गॉट इट। तो सीसैट आई के लिए थिंक बस यही स्ट्रैटेजी थी। और ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, लास्ट रखते हैं। आई थिंक जनता जी जी। बहुत ही अलग लेवल पे ऑप्शनल के लिए पागल हो चुकी है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। एवरी वन इज लाइक ऑप्शनल। बिफोर दैट, ऑप्शनल बिफोर बिफोर ऑप्शनल बिफोर यू ऑप्शनल कर आंसर, लेंगे। yeah, before you answer that, folks, I have put up a link in the chat. uh, if you are looking to talk to a mentor, you can just drop a text. This is a WhatsApp number. आप बस इस पे WhatsApp कर दोगे, टीम will reach you and talk to you. ठीक है। uh, two more questions. A lot of happy birthdays are coming for you, Adit. I don't know if you're checking. ठीक बोलिए है। ना। Lot of happy birthdays are coming. So and then थैंक यू second सो thing is, मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर मेकिंग माय डे ग्रेट। ठीक है। yeah, और एक चीज मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा, आज भी बोलूंगा, आई नीड टू टॉक ऑन दिस। देर इज अ थिंग कॉल्ड मेंटल हेल्थ। बिना मतलब अनड्यू प्रेशर मत लिया करो, प्रॉब्लम में बात किया करो। मुझे भी प्रॉब्लम होती है यार। मैं इनफैक्ट, आप बिलीव नहीं करेंगे, आई वॉज टॉकिंग टू रोहित भैया ऑल्सो, आई वॉज गोइंग थ्रू सम पर्सनल चैलेंजेस। लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं, इनफैक्ट लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं, सर आजकल आप नेजुको के साथ पोस्ट अपडेट नहीं करते हो। हाँ यार, चैलेंजेस चल रहे हैं, हर किसी के चैलेंजेस चलते हैं, मेरे भी चैलेंजेस हैं। तो आई एम नॉट डिफरेंट। मैं ये चीजें एक्सेप्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सप्रेस इट, यू हैव टू टॉक टू पीपल। आई एम सिंपली ट्राइंग टू मेक थिंग्स राइट। हर किसी को करना पड़ता है, यू ऑल्सो आर गोइंग थ्रू योर ओन डीमंस, पर लड़ना पड़ता है। लड़ना correct. पड़ता है, आपको बात करना पड़ता है, अपने दोस्तों से बात कीजिए, फ्रेंड से बात कीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए। सम हाउ यू हैव टू इंश्योर कि आपका मेंटल हेल्थ बना रहे। और अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा, एक एग्जाम आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। जीवन बहुत बड़ी चीज है यार, परमात्मा की अनन्य देन है। आप उस एक, जिसको कहते हैं ना कि चैतन्य के एक छोटे से चिंतन मात्र की चेतना हो, क्यों खत्म करना है? अच्छे से जिएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, दिक्कत होगी उस पर बात करेंगे, रीच आउट करेंगे, मेंटोर से पूछेंगे, तंग करेंगे, मेंटोर नहीं जवाब दे रहा है उसको 4 बार पूछेंगे, Yeah, I think like बट Ravi उसका was, सॉल्यूशन लेकर के yeah, आएंगे। I mean Aditya and Ravi. Ravi is a mentor at Service Daily. They were through and through with each other for all the preparation in UAP program. Anyway, अगर आप लोग किसी चीज़ में struggle कर रहे हो, तो all you have to do is WhatsApp. We'll call you and reach out to you. There's one more question कि झारखंड में पोस्टिंग कब हो रही है? मेरी एक्चुअली पोस्टिंग आ चुकी है, मैं 15 अप्रैल को वहां जा रहा हूँ। 2 महीने हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग रहेगी, जो कि हम वहाँ के रांची का जो एटीआई है वहां रहता है। एंड इट इज हाईली, मतलब इवन इट इज वेरी हार्टनिंग न्यूज फॉर मी ऑल्सो, दैट मेरा जो पहला जिला, जिसको कहते हैं ना कि आपको पहला जिला क्या मिला है, तो मुझे रांची मिला है। Awesome, great. बस हो गया। लास्ट क्वेश्चन, बस आप ऑप्शनल बता दो कि स्ट्रेटजी क्या है, आपने कैसे चूज किया था, दैट्स इट। बिकॉज लॉट ऑफ मैं पीपल आर बताऊंगा, जस्ट लोग आस्किंग लोग मुझे ऑप्शन। गाली देंगे, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे चूज करने का तरीका गाली देंगे लोग। मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक के समय में मैंने नौकरी छोड़ दी थी, मतलब मैं अपने नोटिस पीरियड में था, 40 45 दिन का नोटिस पीरियड था। एक्चुअली 90 डेज का होता है। एंड बाय द वे, चलिए ये 90 डेज के नोटिस पीरियड की बात आ गई, तो मैं एक और चीज बता देता हूँ। गाइस, आई एम वर्किंग ऑन अ नोवेल ऑल्सो, यू विल बी सून गेटिंग माई नोवेल। तो थोड़ा सा पहले से मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ी सी स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट आ रहा है।
कि मेरा एक्चुअली 90 दिन का नोटिस पीरियड था, पर किसी कारणों से वो कहते हैं ना कि सबकी भलाई के लिए वो 3 महीने का नोटिस पीरियड घटा के 45 दिन का कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने जरूर कुछ किया होगा। तो 45 दिन का जो हुआ, तो मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब जब चूंकि तैयारी करनी ही है तो ऑप्शनल डिसाइड कर लेते हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो मैं फिलोसफी लूं, या तो मैं मैनेजमेंट लूं, या तो मैं एंथ्रो ले लूं। इन तीन, दो तीन से मेरे पास ऑप्शंस थे। मैंने मैनेजमेंट त्याग दिया क्योंकि उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, स्टैटिस्टिक्स था। मैंने कहा इतना नहीं हो सकता है मेरे मैनेजमेंट से बिकॉज ऑफ कि योर हम एमबीए, राइट? एमबीए, मेरे पास एमबीए था और वो क्वेश्चन भी आता कि आपने क्यों नहीं चुना, पर मैंने कहा कि उतना रिस्क ले सकते हैं। और उसमें सब्जेक्ट्स बहुत थे यार, मेरा दिमाग खराब हो जाता था देख देख के। करेक्ट। और जो चीजें मुझे पसंद नहीं है, नहीं मैं नहीं कर सकता। दो ऑप्शन था, या तो एंथ्रोपोलॉजी ले लो या तो फिलोसफी फिलोसफी। ले लो। मुझे अभी भी याद है, मित्रा सर करके एक टीचर है, फिलोसफी पढ़ाते हैं। वो उनका एक फ्री लेक्चर चल रहा था, वाई टू सिलेक्ट फिलोसफी। तो उन्होंने पहला लिखा, और वो इंडियन से शायद शुरू करते हैं सबसे पहले, और वो फ्री लेक्चर था। मैं वहीं बैंक में ही बैठा हुआ था, बैंक के ही वाईफाई पे बैठ के अपने यूट्यूब एक्सेस करके टॉर और कुछ करके कर रहा था मैं। तो कुछ ऐसा चल रहा था। तो उनकी फिलोसफी की पहली लेक्चर चल रही थी। उन्होंने लिखा कि पुरुषार्थ मतलब जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। उन्होंने यही लिखा। और उन्होंने कहा जीवन का मूल उद्देश्य, हमारे जो ऋषि मुनि है, जो वेदांत है, वो ये कहता है कि पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ क्या होता है, तो उन्होंने लिखना शुरू करा। और मुझे अभी भी याद है, वो पुरुषार्थ PURSHARTH लिखे, और ऐसे ऐसे डॉट बनाया, 2 3 4, और पहला लिखा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे मुंह से निकला था मुझे भी यही चाहिए। और मैंने फिलॉसफी चुन लिया था, और कोई तरीका नहीं था, इट वॉज अ रैंडम चॉइस। पर हाँ, मेरी इंटरेस्ट थी। मैं रामचरितमानस वगैरह मुझे सुनना पसंद था, वेदांत वगैरह थोड़ा बहुत जानना पसंद था, मोक्ष वोक्ष के बारे में पढ़ने की। वो कहते हैं ना कि मेरा भाई भी थोड़ा बहुत पढ़ता रहता था, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो पढ़ते रहते थे, मैं उनकी किताबें लेके पढ़ता रहता था, तो मुझे इंटरेस्ट तो था। तो उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि मैंने फिलोसफी ले लिया। इट यील्डेड मी गुड मार्क्स ऑल्सो, 290 92 के करीब स्कोर चले गए थे। प्रभु की कृपा थी, किसी तरह पेपर हो गया। बट हाँ, अल्टीमेटली ये कह देने में अच्छा लगता है कि हो गया किसी तरह। पढ़ना तो पड़ता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। अब मैं छुट्टी लूंगा, ठीक है। Awesome. Thank you so much. Happy birthday, थैंक Adit. यू सो मच, Great year. थैंक्स अगेन, थैंक यू सो And all the मच। best for your posting, everything. And Do thank what you you. everybody who has wished me. I am not able to see each one's wishes individually, but thank you everybody. Thank you everyone who has wished me. Thanks a lot. You guys have made my birthday a great one. Thanks a lot. All the best, Adit. Take care. Bye bye. Thank you so much.